अब हम इस जो प्रोसेस है उसको कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे, क्योंकि जो पहले हमने पढ़ा था वो सिर्फ हमने उसमें ग्राफिन फॉलिकल या फिर किसी भी फॉलिकल का नाम नहीं लिया था। सिंपल हमने प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनाया, तो वो उस प्राइमरी oocyte के स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है उस या ग्राफिन फॉलिकल क्या है, इसके बारे में अब हम इस सेकेंड स्ट्रक्चर से देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्राफिन फॉलिकल है, ग्राफिन फॉलिकल का भी स्ट्रक्चर है इसमें। यहाँ पर जो प्राइमरी जर्म सेल स्ट्रक्चर जो शुरू हो रहा है वो है प्राइमरी जर्म सेल से, जो हमने पहले बोला था कि 1700 प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद ये रैपिड माइटोटिक डिवीज़न करके डिवाइड करके अबाउट अपना नंबर 6 to 7 मिलियन कर लेती हैं। और जब जिन्हें हमने बोला उगोनिया के बाद यहाँ पे एक लाइन, उसके बाद जब बर्थ होगा बेबी का तो कितने प्रेजेंट होते हैं 2 मिलियन। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन जो है वो रिप्रेजेंट ये करती है कि ये जो प्रोसेस होंगी इस लाइन के आगे वाली वो सारी बर्थ के बाद की कंडीशंस है, और इससे जो पहले था वो बर्थ के पहले की कंडीशंस है। सो यहाँ पर जो पी लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है वो है प्यूबर्टी की कंडीशन, जहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन है कि बर्थ के बाद 11 to 12 ईयर्स या 14 या 15 ईयर्स का जो पीरियड है कंप्लीट होने के बाद अबाउट 60 to 80,000 ही ऐसे फॉलिकल होंगे 2 मिलियन में से जिनको प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होने का मौका मिलेगा, और उसमें से भी कुछ 400 फॉलिकल्स ही चुने जाएंगे जिन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंप्लीट करने का मौका मिलेगा। 400 में से सिर्फ एक प्राइमरी फॉलिकल होगा ड्यूरिंग 1 मंथ, ड्यूरिंग ईच मंथ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो oogenesis की प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएगा। अब यहाँ पे जैसे प्राइमरी oocyte जो हमने दिखाया है उसके चारों तरफ लेयर्स बनी हुई होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स या ग्रैनुलोसा लेयर। उसके बाद प्राइमरी oocyte जो है वो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होता है, जिसके अंदर बहुत सारी जिसमें ग्रेनुलोसा की सेल्स हैं खुद को डिवाइड करती रहती हैं। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर डायग्राम दिखाया गया उसमें लगातार जो फॉलिकल का साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। वो यही रिप्रेजेंट करता है कि कंटिन्यूसली जो साइज़ है, कंटिन्यूसली जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है, इसलिए साइज़ जो है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पर जो प्राइमरी फॉलिकल से जो सेकेंडरी फॉलिकल की फॉर्मेशन हुई है उसके अंदर हम यहाँ पे है कि कुछ कैविटीज़, कुछ थीका, इस तरह से लेयर जो हैं दिखाई गई हैं। वो जो रेड कलर से जो रिप्रेजेंटेशन है वो ग्रेनुलोसा सेल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ग्रेनुलोसा सेल्स क्या कर रही हैं, लगातार डिवाइड कर रही हैं और ख़ुद को मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रही हैं। तो ग्रीन लेयर ये रिप्रेजेंट करती है कि जहाँ पर ग्रेनुलोसा सेल्स खुद थिक हो जाती है, यानी कि द ग्रेनुलोसा लेयर, द थिक ग्रेनुलोसा लेयर रिप्रेजेंट्स अ थीका। जहाँ पर ग्रेनुलोसा जो लेयर है थिक हो गई, मोटी हो गई, उसको हमने नाम दिया है थीका। थीका भी एक लेयर ही है। और यहाँ पर कुछ कैविटीज़ भी रिप्रेजेंट की गई हैं। ये कैविटी इसलिए है कि लगातार ग्रेनुलोसा सेल क्या कर रही थी, डिवाइड कर रही थी। डिवाइड करने से कुछ सेल का डीजनरेशन भी हो जाता है और सेल्स के बीच में स्पेस क्रिएट हो जाता है, तो वही डीजनरेशन जगह जगह हुआ है, इसलिए कैविटीज़ रिप्रेजेंट करती हैं। जो टर्शी स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम जानते हैं सेकेंडरी जो फॉलिकल है उससे क्या बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बनेगा, टर्शी फॉलिकल बनेगा। तो इसके अंदर अब ग्रेनुलोसा सेल हम जानते हैं लगातार क्या करती हैं, डिवाइड करती रहती हैं। सेकेंडरी oocyte का साइज़ भी जो है इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पर एक एंड्रम नाम का स्ट्रक्चर सेकेंडरी फॉलिकल टर्शी फॉलिकल के अंदर, जब सेकेंडरी से टर्शी फॉलिकल बना तो जब कैविटीज़ एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गई तो उसके बाद एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी यहाँ पे बन जाती है जिसे बोला जाता है एंड्रम। एंड्रम बन जाती है, एंड्रम की फॉर्मेशन हो जाती है जो एक्चुअली एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। इसके बाद हमने देखा जब टर्शी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शी फॉलिकल बनता है तो उसकी जो थीका लेयर थी, जो एक्चुअली थीकंड ग्रेनुलोसा सेल थी, वो भी खुद को डिफ्रेंशिएट करके एज अ थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना जो है उसकी फॉर्मेशन कर लेती है। थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना बना लेती है, इसलिए भी सेल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि टर्शी फॉलिकल से क्या बनना होगा, ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन होनी होती है।
टर्शियरी फॉलिकल से ग्राफिन फॉलिकल की फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte होगा वो अपने चारों तरफ एक नॉन सेलुलर लेयर जोना पेलुसिडा की फॉर्मेशन कर लेगा। और जैसे कैविटी तो रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है एंट्रम, दैट इज़ अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। तो सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ खुद जोना पेलुसिडा की लेयर फॉर्म करता है। उसके बाद स्ट्रक्चर जो है और बड़ा होता जा रहा है यहाँ पर। अब क्या होगा, यहाँ पर एक चीज़ मेंशन नहीं करी गई, दैट इज़ कोरोना रेडिएटा नाम की भी एक लेयर होती है जो खुद ग्राफिन फॉलिकल की फॉलिकुलर सेल्स बनाती हैं सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ, ताकि सेकेंडरी oocyte को एक नरिशमेंट मिल सके। इसलिए एक लेयर कोरोना रेडिएटा भी बनती है जोना पेलुसिडा के चारों तरफ। उसके बाद यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte होता है वो क्या करता है, सेकेंडरी oocyte भी क्या है, सेकेंडरी oocyte ग्रेनुलोसा की सेल्स जो हैं उसके साथ अटैचमेंट शो करता है। तो वो अटैचमेंट यूँ ही नहीं है, उसमें एक स्ट्रक्चर आता है जिसे हम बोलते हैं क्यूमुलस oophyrus, विच इज़ एक्चुअली ए स्टोक जो कनेक्ट करता है सेकेंडरी oocyte को फॉलिकुलर एपिथीलियम से। तो जो सेकेंडरी oocyte है वो ग्रेनुलोसा की सेल्स के साथ क्यूमुलस oophyrus नाम के स्ट्रक्चर से अटैच्ड है। उसके बाद ऑन द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच ओव्यूलेशन होगा, ये जो सेकेंडरी oocyte है क्या करेगा, ओवरी से रिलीज़ हो जाएगा या ओवरी से रिलीज़ कर देगी फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब जैसे जो सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन किया गया है यहाँ पर, वो स्ट्रक्चर की चारों तरफ हमने ग्रीन लेयर दिखाया गया है जो एक्चुअली जोना पेलुसिडा को रिप्रेजेंट करती है, और कुछ रेड कलर की सेल्स भी हैं जो रिप्रेजेंट करती है कि जब ओव्यूलेशन हुआ तो इसकी कुछ सेल्स ग्रेनुलोसा की सेल बाहर आ जाती हैं इसी के साथ। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लेते हैं ओव्यूलेशन होने के बाद ओव्यूलेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है नहीं हो पाई, तो क्या हो गया कि सेकेंडरी oocyte ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में, दैट इज़ मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के दौरान बाहर रिलीज़ आउट हो जाएगा बॉडी के अंदर। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो वही होगा कि सेकेंडरी oocyte सेंट्रियोल कहाँ से गेन करेगा, स्पर्म से, और अपना मियोसिस सेकेंड कंप्लीट कर लेगा, मैच्योर एग, देन जायगोट की फॉर्मेशन तो हो जाएगी। लेकिन अगर अब हम ये चीज़ आती है कि भाई सेकेंडरी oocyte का तो पढ़ लिया कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है कि नहीं होगा तो उसका क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, लेकिन ग्राफिन फॉलिकल सेकेंडरी oocyte को रिलीज़ करने के बाद जो रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल है वो क्या होगा, 4 डेज़ के बाद कॉर्पस लूटियम के अंदर कन्वर्ट होगा। कॉर्पस लूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करता है, और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो यही कॉर्पस लूटियम अबाउट 9 मंथ तक रेगुलरली प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करेगा, और यही हार्मोन है जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइन को मेंटेन करने का काम करता है। तो दैट इज़ वेरी नेसेसरी कि वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिनिंग ना होने दे, तो 9 मंथ तक कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करता रहता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आफ्टर 10 डेज़ इट विल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स, अलग नाम का स्ट्रक्चर है जिसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो ग्राफिन फॉलिकल होगा वो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ करता है। इस तरह से जो प्रोसेस है oogenesis है, जो प्रोसेस जिसमें ओवा की फॉर्मेशन होती है, तो कौन सा हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या कौन कौन से स्ट्रक्चर इसको कंप्लीट करते हैं इसके प्रोडक्शन में, वो टॉपिक है ये।